बबीता ने अनीता की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। ये दृश्य देखकर चंदन मुस्कुराया। रुद्र के सच में बहुत दुश्मन थे। अनीता ने रुद्र को एक गर्व भरी नजर से देखा, जैसे वह जीत गई हो। ईशा मेहता वाली घटना के बाद अनीता ने रुद्र को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि रुद्र जमीन से गायब हो गया था। वो जितना भी ढूंढती उसे नहीं मिलता था। अनीता देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रुद्र भी यहीं होगा। इसलिए वो उसे नीचा दिखाने के ऐसे अच्छे मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। मैंने भी देखा था, मैं गवाह हूं। इसी पल एक और लड़की खड़ी हुई और आत्मविश्वास से बोली। इस लड़की के अनीता के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए वो जाहिर तौर पर अनीता की मदद कर रही थी। मैंने भी देखा था, मैं भी गवाह हूं। बस कुछ ही पलों में हर कोई रुद्र पर इल्जाम लगाने लगा। चाहे वह देवांश के दोस्त हों या अनीता के, सब उठ खड़े हुए और कहने लगे कि उन्होंने रुद्र को नायरा के साथ छेड़खानी करते देखा। बबीता ने इन लोगों को बेब्सी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ने इतने सारे लोगों को नाराज कर दिया है। रुद्र बेपरवाही से वहीं खड़ा रहा, जैसे इन सब बातों से उसका कोई लेना देना ना हो। बबीता को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। आखिरकार इतने सारे लोगों ने सामने आकर कहा था कि रुद्र ने नायरा के साथ छेड़खानी की है। अगर वो अब भी उसके लिए बोलती रहती तो ये साफ हो जाता कि वो उसे बचा रही है। रुद्र, क्या तुमने सच में इस लड़की के साथ छेड़खानी की? बबीता थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर रुद्र से धीरे से पूछा, अगर मैं कहूं कि मैंने इस औरत के साथ छेड़खानी नहीं की, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? रुद्र ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं करूंगी। बबीता ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, भले ही तुम करो, तो उससे क्या फायदा होगा? रुद्र हल्की सी मुस्कान के साथ बोला और बात जारी रखी, और अगर मैंने इस औरत के साथ छेड़खानी की भी है तो क्या? सब लोगों ने हैरानगी से रुद्र को देखा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे वक्त में भी रुद्र इतना घमंडी रहेगा। अगर मैंने इस औरत के साथ छेड़खानी की है तो क्या? ये वाक्य साफ तौर पर देवांश के मुंह पर तमाचा था। हालांकि इस वाक्य ने यह भी साबित कर दिया कि रुद्र ने शुरू से ही देवांश जैसे लोगों को अपनी आंखों में कोई जगह नहीं दी थी। क्या रुद्र ने सच में उस औरत के साथ छेड़खानी की? महर की आंखों में शक की एक झलक दिखी। इस बीच बबीता अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को घूर रही थी। वो बेहद बोलती बंद थी। वह सच में समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र ऐसा क्यों कह रहा है। रुद्र जाहिर तौर पर यह मान रहा था कि उसने सच में नायरा के साथ छेड़खानी की थी। अब अगर बबीता रुद्र की मदद करना भी चाहती तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, चूंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी करना मान लिया है, मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। देवांश ने रुद्र पर चिल्लाया, ये कौन है? इसने पार्टी में एक औरत के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कैसे की? ये सच में घिनौना है। हाँ, ये सरासर बेशर्म है। ऐसा आदमी अंदर कैसे आ गया? मैं कहता हूं देवांश ही है जो आज की घटना को बर्दाश्त कर रहा है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे अब तक पीट चुका होता और घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाता। सही कहा, ऐसे गुंडे से बात करने का क्या फायदा? सीधे निपटाओ। सब लोग रुद्र को देख रहे थे और वे बहुत भड़के हुए लग रहे थे, क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। जब देवांश ने देखा कि सब लोग उसका साथ दे रहे हैं तो वो और भी ज्यादा घमंडी हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्र पर चिल्लाया, अगर मैं माफी न मांगू तो तुम मेरा क्या कर लोगे? रुद्र ने देवांश को सिर से पांव तक देखा और तिरस्कार से पूछा, घमंडी? इस समय वहां मौजूद लोग रुद्र को बताने के लिए सिर्फ इसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। वे सच में समझ नहीं पा रहे थे कि वह इस पल भी इतना घमंडी क्यों हो सकता है। अनीता ने गर्व भरी निगाहों से रुद्र को देखा। वह जानती थी कि रुद्र अब जितना ज्यादा घमंडी होगा, उसके मरने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तुम क्यों? देवांश ने बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को घूरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना घमंडी होगा। रुद्र ने नायरा को बेपरवाही से देखा और धीरे से कहा, खूबसूरत, चूंकि तुम्हें मेरे द्वारा छेड़खानी किया जाना इतना पसंद है
तो क्यों तुम मेरे साथ ही आ जाओ। ये आदमी तुम्हें जो कुछ भी दे सकता है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दे सकता हूं। जब देवांश ने रुद्र की बात सुनी तो उसका चेहरा और भी भद्दा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र अब भी अपनी गर्लफ्रेंड को छेड़ने के मूड में होगा। क्या तुम पागल हो? नायरा ने रुद्र पर चिल्लाया और देवांश के पीछे छिप गई। देवांश एक कदम आगे बढ़ा और दांत पीसते हुए बोला, रुद्र, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम माफी मांगोगे या नहीं? मैं माफी नहीं मांगूंगा, रुद्र ने हल्के से कहा। तो जो होने वाला है उसके लिए मुझे दोष मत देना। देवांश चिल्लाया और रुद्र को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। जब रुद्र ने देखा कि देवांश हमला करने वाला है तो उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव आया। फिर उसने धीरे से अपना दाया हाथ हिलाया। चटाक, रुद्र ने देवांश के चेहरे पर तमाचा मारा। देवांश संतुलन पाने से पहले 2 कदम पीछे हट गया। उसने अविश्वास से रुद्र को देखा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र सच में पहले हमला करने की हिम्मत करेगा। रुद्र ने देवांश की गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी की थी और अब उसने देवांश को मार भी दिया। रुद्र साफ तौर पर यहां झगड़ा करने आया था। रुद्र, तुम ये क्या कर रहे हो? मामले को बिगड़ता देख बबीता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुमने सच में मुझे मारा? देवांश ने रुद्र पर चिल्लाया। हाँ, मारा तो क्या? रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया और देवांश की तरफ बढ़ा। जब चंदन ने यह नजारा देखा तो वो आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वो रुद्र के सामने दौड़ा और फिर गुस्से भरे चेहरे के साथ रुद्र पर चिल्लाया, रुद्र, आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुमने देवांश की गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी की और अब तुम उसे मार रहे हो। क्या तुम झगड़ा खड़ा करने आए हो? चटाक। इससे पहले कि चंदन अपनी बात पूरी कर पाता, रुद्र ने चंदन के चेहरे पर तमाचा मारा और बेपरवाही से कहा, दफा हो जाओ। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। सब लोग रुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। किसी को नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने सच में चंदन को मारा? मेहर ने अपना मुंह ढक लिया और हैरानगी से चिल्लाई। उसकी आंखें सदमे से भरी थी। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? हंगामा करना बंद करो। बबीता को शायद एहसास हो गया था कि चीजें हाथ से निकल रही हैं और वह चिल्लाते हुए जल्दी से रुद्र की तरफ भागी। ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं माफी मांगू। मैं बस एहसान चुका रहा हूं। रुद्र ने शांति से बबीता को जवाब दिया। वह देवांश की तरफ बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से माफी मांगू? भाड़ में जाओ। तुम्हें आज मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगनी ही होगी। देवांश ने उसे घूरते हुए जोर से चिल्लाया। चटाक। रुद्र ने देवांश के चेहरे पर तमाचा मारा और दोहराया, अब क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से माफी मांगू? रुद्र के थप्पड़ से देवांश 2 कदम पीछे हटा और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। इस पल वहां मौजूद हर कोई अविश्वास भरी नजरों से रुद्र को देख रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रुद्र इतना साहसी होगा। उसने न केवल देवांश की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की, बल्कि देवांश को मार भी दिया। इतना ही नहीं, चंदन, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, उसे भी रुद्र ने थप्पड़ मारा। सबको लग रहा था कि रुद्र आज झगड़ा करने ही आया है। वो पूरी तरह से अतार के खो रहा था। बेशक वहां मौजूद हर कोई जानता था कि देवांश और चंदन कौन थे। वे अब जानते थे कि रुद्र ने इन दोनों को मारा है तो वह निश्चित रूप से इस हॉल से बाहर चलकर नहीं जा पाएगा। जहां तक मेहर और बबीता की बात थी, वे बेहद चिंतित थी। वे सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र को किसी को मारने की हिम्मत कहां से मिली। भले ही बबीता की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड भयानक थी, लेकिन रुद्र ने इस बार सचमुच सारी हदें पार कर दी थी। इसलिए बबीता के पास लोधी फैमिली की ताकत का इस्तेमाल करके रुद्र की मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा यह बबीता की जन्मदिन की पार्टी थी। रुद्र का यह कदम निस्संदेह लोधी फैमिली के चेहरे पर एक तमाचा था। लोधी फैमिली निश्चित रूप से रुद्र को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। भले ही मेहर भी रुद्र के लिए बहुत चिंतित थी,
लेकिन वह जानती थी कि वह अभी उसकी मदद नहीं कर सकती। आखिरकार सौरभ फैमिली की क्षमता सीमित थी। इसके अलावा मेहर और रुद्र सिर्फ सहपाठी थे। सौरभ फैमिली इतने छोटे से मामले पर देवांश और चंदन जैसे लोगों को नाराज कभी नहीं करेगा। तो अब ये दोनों लड़कियां जानती थी कि रुद्र भले ही बहुत प्रभावशाली लग रहा हो, पर उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक आम इंसान आखिरकार एक आम इंसान ही रहता है। कुछ दोस्त बना लेने से ही तुम ऊपरी तबके अपर क्लास में शामिल नहीं हो सकते। ऊपरी तबके में ऐसा नहीं होता कि जिसकी मुट्ठी सबसे मजबूत हो उसी की बात चले। अगर तुम आम आदमी के तरीके से ऊपरी तबके की समस्याओं से निपटोगे तो तुम बस दुखद मौत ही मरोगे। रुद्र सचमुच बहुत इंपल्सिव, आवेगी है। मेहर ने रुद्र की तरफ देखा और लाचारी से आह भरी। उसकी आवाज में निराशा का अंश था। मेहर की शुरुआत में रुद्र के लिए अच्छी भावनाएं थी, लेकिन जब उसने उसे देवांश को मारते देखा तो वो जान गई कि वह और रुद्र एक दुनिया के नहीं हैं। अगर वो रुद्र के ज्यादा करीब आई तो बहुत संभावना थी कि वह सौरभ फैमिली को भी मुश्किल में डाल देगी। रुद्र, तुम बहुत अहंकारी हो। तुमने देवांश की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की और माफी भी नहीं मांगी। अब तुमने देवांश को मार भी दिया। ये सब क्या है? यह देखकर कि देवांश को रुद्र ने बुरी तरह से पीटा था और वह बोल नहीं पा रहा था, चंदन ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और गुस्से से रुद्र को घूरा। रुद्र मुड़ा और चंदन पर एक नजर डाली। वो अच्छी तरह जानता था कि आज की ये घटना चंदन और देवांश ने पहले से योजना बनाकर की थी। हाँ, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की और मैंने उसे मारा भी। तुम मेरा क्या कर सकते हो? रुद्र को लगा कि वह इन लोगों को कितना भी समझाने की कोशिश करे, बेकार होगा। आखिरकार वहां इतने सारे लोग मौजूद थे। रुद्र अगर 100 बार भी मुंह खोलेगा तो भी खुद को समझा नहीं पाएगा। अनीता आंखें फाड़कर रुद्र को घूर रही थी। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। वो सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र इतना अहंकारी क्यों था। तो तुम मानते हो कि तुमने अभी देवांश की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की, है ना? चंदन ने रुद्र से धीमी आवाज में पूछा। मैं अभी तुम्हारे साथ बकवास करने के मूड में नहीं हूं। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया और फिर सीधे दरवाजे की ओर चल पड़ा। वहीं रुक जाओ। अगर तुम आज इस मामले को साफ साफ नहीं समझाते तो तुम जा नहीं सकते। रुद्र को जाते देख चंदन उसके सामने रुक गया और चिल्लाया। रुद्र ने चंदन को उदासीनता से देखा और बिना किसी भाव के पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं। चंदन ने मुंह खोला और बोलने ही वाला था, तभी भीड़ में हलचल हुई। एक अधेड़ उम्र का आदमी और कुछ काले कपड़े पहने अंगरक्षक, बॉडीगार्ड्स सीधे रुद्र, चंदन, देवांश और बाकियों की तरफ चले आए। हो गया। जब बबीता ने समूह का नेतृत्व कर रहे अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो वह निराशा से भर गई। ये अधेड़ उम्र का आदमी और कोई नहीं, बबीता का तीसरा चाचा था, जो होटल का जनरल मैनेजर भी था। बबीता के तीसरे चाचा का आना साफ तौर पर चंदन और बाकियों की मदद करने और रुद्र से निपटने के लिए था। बबीता अपने तीसरे चाचा के चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट थी। अगर उसने अपने तीसरे चाचा को इस मामले में शामिल होने दिया तो रुद्र का अंत बहुत दुखद होगा। बबीता के तीसरे चाचा का नाम महेश लोधी था। वो लोधी फैमिली में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते थे और एक निर्दयी व्यक्ति थे। इन सभी वर्षों में महेश ही वो व्यक्ति था जिसने लोधी फैमिली के सभी शर्मनाक काम किए थे। इसलिए आज के मामले से निपटने के लिए महेश सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। वहां मौजूद मेहमानों ने जब महेश को देखा तो सभी ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया और चुपके से रुद्र पर दया खाई। आखिरकार अगर महेश व्यक्तिगत रूप से आगे आते हैं तो बात रुद्र के देवांश और बाकियों से माफी मांगने जितनी सरल नहीं होगी। अंकल महेश, आप आ गए। बबीता महेश की तरफ चली गई और धीमी आवाज में कहा, बबीता, मुझे माफ करना। मैं अभी एक दोस्त से मिलने गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का यहाँ तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा होगा। चिंता मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, महेश ने बबीता से मुस्कुराते हुए कहा। जब बबीता ने महेश की बातें सुनी तो वो असामान्य रूप से लाचार थी।
वह जानती थी कि किसी ने जरूर महेश को फोन किया होगा, इसीलिए वह यहां थे। अन्यथा इतने छोटे से मामले के लिए महेश व्यक्तिगत रूप से नहीं आते। उसे अंदाजा लगाने की जरूरत भी नहीं थी कि वो व्यक्ति चंदन था। निश्चित रूप से महेश ने बबीता से बातचीत पूरी करने के बाद सीधे चंदन की तरफ चले गए। फिर वो मुस्कुराए और चंदन से पूछा, चंदन, क्या हो रहा है? बबीता की जन्मदिन की पार्टी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत किसमें हुई? अंकल महेश, अभी किसी ने देवांश की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की। चंदन ने रुद्र की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर महेश मुड़े और रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, तुम में काफी हिम्मत है। अंकल महेश, आज बबीता की जन्मदिन की पार्टी है। हम इस मामले को बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे थे, इसलिए हम बस इस लड़के को देवांश से माफी मांगने के लिए कहकर इस मामले को खत्म करना चाहते थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का न केवल माफी मांगने से इनकार कर देगा, बल्कि उसने देवांश को मार भी दिया। उसने अभी मुझे भी मार दिया। ये लड़का सीधे लोधी फैमिली को अपनी आंखों में कुछ नहीं समझता। चंदन ने महेश की ओर देखा और बात को बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अब मैं समझ गया। महेश ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। फिर वह सीधे रुद्र की तरफ चले गए। ओए लड़के, तुम में बहुत हिम्मत है कि लोधी फैमिली के इलाके में आकर हंगामा कर रहे हो। क्या सोच रहे हो तुम? महेश ने देखा कि रुद्र ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हैं, शायद किसी अमीर परिवार से नहीं है, इसलिए रुद्र के प्रति उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण हो गया। रुद्र ने उसे शांति से देखा, फिर बेफिक्री से कहा, इस मामले का तुम्हारे लोधी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बीच में मत पड़ो। तुमने हमारे लोधी फैमिली के होटल में बवाल किया है और आज बबीता का जन्मदिन है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसका हमसे, लोधी फैमिली से, कोई लेना देना नहीं है? महेश को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना घमंडी होगा और उसके इस रवैये से महेश और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? रुद्र ने महेश से धीरे से पूछा। महेश ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, आज बबीता का जन्मदिन है और चूंकि तुम बबीता के दोस्त हो, मैं उसकी खातिर थोड़ी नरमी बरतूंगा। तुमने अभी देवांश को मारा है ना? हाँ। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि तुमने देवांश को मारा, अब देवांश तुम्हें वापस मारेगा और फिर तुम उससे माफी मांगो। अगर देवांश तुम्हें माफ करने को तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। महेश ने रुद्र को देखते हुए दबंगई से कहा। उसकी बात सुनकर पास खड़ा देवांश कुछ उत्साहित दिखने लगा। आखिरकार रुद्र ने उसे पहले इतनी बार थप्पड़ मारे थे और उसकी इस्त कब की जा चुकी थी। अगर वो अब इसे वापस पा सकता है तो ये उसके स्वाभिमान की थोड़ी भरपाई होगी। महेश की बात सुनने के बाद रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और सीधे आगे बढ़ गया। रुद्र की इस हरकत से लोग उलझन में पड़ गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह महेश की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा और अभी भी जाने का इरादा रखेगा। यह देखकर महेश और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और रुद्र को रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसने घूरकर चिल्लाया, क्या तुम मेरे इस तरीके से संतुष्ट नहीं हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि पहले मेरी पहचान जान लो और फिर मुझसे बात करो। रुद्र ने महेश को शांति से देखा और शांत लहजे में कहा, तुम्हारी पहचान? महेश ने अपनी आंखों में थोड़ी उलझन के साथ रुद्र को देखा, लेकिन रुद्र का और ज्यादा समझाने का कोई इरादा नहीं था और वह आगे बढ़ता रहा। तुम सब वहां खड़े क्या हो? इस लड़के को रोको। महेश को लगा कि रुद्र बस उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से पीछे खड़े बॉडीगार्ड पर चिल्लाया। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड्स ने तेजी से कार्रवाई की और रुद्र के सामने खड़े हो गए, जिसका मतलब था कि वे उसका सामना करने वाले थे। बॉडीगार्ड्स को देखकर रुद्र की आंखों में बेबसी की एक झलक आई और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे मत छूना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। ओए लड़के, तुम इतने घमंडी क्यों हो? बॉडीगार्ड्स के मुखिया में से एक ने उसे घूरकर चिल्लाया, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही रुद्र ने अपना पैर उठाया और सीधे बॉडीगार्ड के पेट पर लात मार दी। धमाका, एक जोरदार आवाज हुई। बॉडीगार्ड का शरीर सीधा हवा में उछल गया
और फिर जोर से मेज पर जा टकराया। इस दृश्य को देखने के बाद वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। उनके मुंह खुले रह गए और उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा सदमा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना साहसी होगा। उसने न केवल देवांश और चंदन का सामना करने की हिम्मत की, बल्कि अब उसने महेश के बॉडीगार्ड पर भी हमला करने की हिम्मत की। और अभी अभी रुद्र की रफ्तार बहुत तेज थी। इससे पहले कि सब प्रतिक्रिया कर पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि बॉडीगार्ड को हवा में उछाल दिया गया था। तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो? एक साथ आओ इस पर। यह नजारा देखने के बाद महेश के चेहरे पर बेहद गुस्सा आ गया और उसने जोर से चिल्लाया। बाकी बचे बॉडीगार्ड्स ने भी अभी अभी का दृश्य देखा था और वे समझ गए थे कि रुद्र के हुनर साधारण नहीं थे। इसलिए उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और एक साथ उसकी तरफ झपट पड़े। पल भर में 7-8 बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। चंदन और देवांश रुद्र की तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। उन्हें लगा कि वो आज जरूर नहीं बच पाएगा। भले ही उसके हुनर शानदार हों, वो इतने सारे बॉडीगार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कुछ सेकंड बाद उनके मुंह खुले रह गए और वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि वे 7-8 बॉडीगार्ड्स कागज की तरह नाजुक थे। पलक झपकते ही वे सब जमीन पर गिर गए। उन्हें पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। ये बॉडीगार्ड्स, जो मजबूत और हट्टे-कट्टे लग रहे थे, दुबले-पतले रुद्र के सामने कुछ नहीं थे। महज कुछ सेकंड में वे सब जमीन पर ढेर हो गए। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। उनके चेहरों पर अत्यधिक हैरानी का भाव था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र के हुनर इतने खतरनाक होंगे। यहां तक कि महेश की आंखों में भी हैरानी की एक झलक थी। आखिरकार ये बॉडीगार्ड सभी उसके अपने लोग थे और वो उनकी क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतना दमदार होगा। महेश असहज भाव से वहां खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रुद्र ने सिर घुमाया और उदासीनता से महेश की ओर देखा। फिर भावहीन होकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम्हारे आदमी मुझे रोक नहीं सकते। ओए लड़के, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करके तुम हमारे पूरे लोधी फैमिली से दुश्मनी मोल ले रहे हो? क्या तुम्हें हमारे लोधी फैमिली को नाराज करने के नतीजे पता है? महेश ने आंखें फाड़कर गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी लोधी फैमिली को नाराज करने के नतीजे? रुद्र ने ये शब्द सुने और उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। उसने शांत भाव से कहा, महज एक लोधी फैमिली मेरे सामने क्या चीज है? इतना कहकर रुद्र ने जाने का इरादा किया। भीड़ जटिल भावनाओं के साथ उसकी पीठ को देख रही थी, खासकर उसके आखिरी शब्द, महज एक लोधी फैमिली मेरे सामने क्या चीज है। कई लोगों की नजर में यह बयान अविश्वसनीय रूप से घमंड भरा था। आखिरकार वे लोधी फैमिली की भयंकर ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन किसी अजीब वजह से लोगों को लगा कि रुद्र की बातें कोई मजाक नहीं थी। महेश उसकी पीठ को घूर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। उसे लगा कि रुद्र लोधी फैमिली को लायक नहीं समझता और इसे अपने लोगों का अपमान माना। लगता है कि जब तक मैं तुम्हें औकात नहीं दिखाता, तुम जानोगे नहीं कि हमारा लोधी फैमिली कितना दमदार है। महेश ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। वह जानता था कि रुद्र के हुनर असाधारण है, लेकिन लोधी फैमिली को आसानी से धमकाया नहीं जा सकता। अगर 7 या 8 बॉडीगार्ड रुद्र का मुकाबला नहीं कर सके, तो 20 या 30 का क्या? अगर 20 या 30 बॉडीगार्ड भी रुद्र को नहीं हरा पाए, तो वो पैसे खर्च करके मार्शल आर्टिस्ट को किराए पर लेगा। इस समय उसके मन में एक साधारण विचार था कि उसे किसी भी कीमत पर रुद्र को रोकना होगा। अगर रुद्र ऐसे ही चला जाता, तो ये लोधी फैमिली के चेहरे पर एक तमाचा होता। बबीता वहां खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अनीता और मेहर भी रुद्र के खतरनाक हुनर से हैरान थी। उनकी आंखें सदमे और प्रशंसा से भरी थी। लेकिन ठीक तभी जब महेश ने अपना फोन निकाला, एक युवा जोड़ा बातें करते हुए हॉल में दाखिल हुआ। युवक ने सफेद सूट पहना हुआ था और वह सुंदर और शानदार लग रहा था। उसमें धन और विशेषाधिकार की झलक थी। युवती लगभग 20 साल की लग रही थी। उसने काली अल्ट्रा शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसने उसकी लंबी और सेक्सी कदकाठी को उजागर किया।
उसके पतले पैर काले स्टॉकिंग्स में लिपटे हुए ऊंची एड़ी के जूतों से सजे थे। उसका भरा हुआ वक्ष स्थल अपनी टॉप से बाहर निकलने को बेताब था, जिससे वो अत्यंत आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। तुरंत उसने वहां मौजूद कई पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इन दो व्यक्तियों को देखते ही महेश की आंखों में उत्सुकता की एक झलक आई। उसने फुसफुसाकर कहा, ये इस समय क्यों आए? ये तो बुरा हुआ। ये शब्द कहने के बाद उसने जल्दी से अपना फोन नीचे रखा और युवक और युवती की तरफ तेजी से बढ़ा। लोधी फैमिली के लिए हॉल में दिखने वाला ये युवा जोड़ा निश्चित रूप से वीआईपीज में वीआईपीज माना जा सकता था। युवक एक शक्तिशाली परिवार का वारिस था और हाल ही में लोधी फैमिली उस युवक के परिवार के साथ एक परियोजना के लिए सहयोग करने में दिलचस्पी दिखा रहा था। इसीलिए महेश ने युवक को बबीता की जन्मदिन की दावत में बुलाया था, जिसका मकसद लोधी फैमिली के प्रभावशाली नेटवर्क को दिखाना और एक संबंध स्थापित करना था। हालांकि महेश इस समय रुद्र के मामले में व्यस्त था, इसलिए वो युवक की उपस्थिति के बारे में भूल गया था। अगर युवक को पता चला कि रुद्र ने यहां मुसीबत खड़ी की थी और वो बिना किसी नुकसान के चला गया था, तो ये निश्चित रूप से उस पर एक नकारात्मक छाप छोड़ेगा, जिससे संभवत उनका सहयोग रद्द हो सकता था। लोधी फैमिली के लिए इसके नतीजे खतरनाक होंगे। इसलिए महेश के चेहरे पर तनाव आने लगा और वह जल्दी से युवक की ओर बढ़ा, जोर से चिल्लाया, मिस्टर मौर्य, मिस मौर्य, आप लोग आ गए। महेश की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने हैरानी का भाव दिखाया और युवक और युवती की तरफ सिर घुमाया। क्या ये दोनों चंद्रपुर के मौर्य फैमिली से हैं? ज्यादा संभावना है। मैंने सुना था कि लोधी फैमिली हाल ही में मौर्य फैमिली के संपर्क में रहा है। क्या वह युवक नितिन मौर्य फैमिली का प्रभारी हो सकता है? मिस्टर लोधी की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी पूरी संभावना है। वहां मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। उसी समय रुद्र ने भी हॉल में युवक और युवती के आगमन पर ध्यान दिया। उन्हें देखकर वो बस लाचारी से मुस्कुरा सका। ये दोनों व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नितिन और जानवी थे, जिनसे रुद्र की मुलाकात सेलेस्टियल फ्लावर वैली जाने के दौरान संयोग से हुई थी। जहां तक बात है, रुद्र को नितिन का शुक्रिया अदा करना था। आखिरकार नितिन ही था जिसने जिद करके रुद्र को सेलेस्टियल फ्लावर वैली से बाहर निकाला था, जब रुद्र 2 चीर रिसीविंग पिल्स के दुष्प्रभाव से जूझ रहा था। उसके बिना रुद्र शायद मर चुका होता, तो नितिन को रुद्र का जीवनदाता भी माना जा सकता था। बेशक रुद्र भी नितिन के पिता का जीवनदाता था। अगर वह नहीं होता तो उन्हें इतनी आसानी से 100 हर्ब्स पिल नहीं मिलती और उसके पिता शायद गुजर चुके होते। ठीक उसी वक्त महेश दौड़ते हुए रुद्र के पास से गुजरा। फिर उसने खुशी से नितिन को आवाज दी, मिस्टर मौर्य, मिस मौर्य, आप आ गए। आपने पहले फोन क्यों नहीं किया? मैं आपको लेने बाहर आ सकता था। महेश की बात सुनकर रुद्र समझ गया कि लोधी परिवार नितिन को जरूर जानता होगा और नितिन ने भी रुद्र को देख लिया, इसलिए उसने महेश पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने महेश को एक तरफ धकेला और तेजी से रुद्र के पास गया। उसके चेहरे पर उत्साह था। उसने हैरानी से कहा, रुद्र, तुम्हें यहां देखकर कितनी इत्तेफाक की बात है। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, ये तो सचमुच इत्तेफाक है। नितिन और रुद्र के बीच की बातचीत सुनकर सब लोग सन्न रह गए। महेश भी हक्का बक्का था। उसके चेहरे पर जबरदस्त सदमा था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रुद्र नितिन को जानता होगा। नितिन ने रुद्र से उत्साहित होकर कहा, रुद्र, सेलेस्टियल फ्लावर वैली में तुमने जो किया उसके लिए मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अगर तुम नहीं होते तो मेरे पिताजी शायद मर चुके होते। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुम मुझे मुंबई वापस नहीं भेजते तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। नितिन ने जल्दी से कहा, मैंने तो बस छोटे मोटे काम किए। रुद्र, तुमने हमारे मौर्य परिवार की जान बचाई है। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। असल में शिकागो लौटने के बाद नितिन ने लोधी परिवार के सभी संपर्कों का इस्तेमाल करके रुद्र की पृष्ठभूमि की जांच की। जब उसने जांच की तो उसे पता चला कि रुद्र असल में मुंबई में सिंघानिया फैमिली का वारिस है, जो 4 प्रांतों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है।
इसलिए अब रुद्र के प्रति उसका रवैया असाधारण रूप से सम्मानजनक था। हालांकि जब महेश ने नितिन का रुद्र के प्रति इतना ज्यादा सम्मान देखा तो वो अवाक रह गया। आखिरकार उसका मौर्य परिवार के साथ पहले भी कुछ मेलजोल रहा था और वो उनकी स्थिति से काफी परिचित था, खासकर नितिन से। हालांकि नितिन मिलनसार दिखते थे और उनमें ज्यादा अहंकार नहीं था, लेकिन अंदर से वो बहुत घमंडी थे। यहां तक कि लोधी परिवार के मुखिया के सामने भी वो शांत और संयमित रहते थे। लेकिन अब रुद्र के सामने नितिन इतना सम्मान दिखा रहा था जो लोगों को अविश्वसनीय महसूस करवा रहा था। बबीता और मेहर तो और भी ज्यादा हैरान थी। वे नितिन की पहचान जानती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र उसे कैसे जानता होगा। रुद्र ने धीरे से नितिन से पूछा, क्या तुम आज बबीता के जन्मदिन की पार्टी के लिए यहां आए हो? नितिन ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, हमारा परिवार अभी लोधी परिवार के साथ एक प्रोजेक्ट पर बात कर रहा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। रुद्र ने हल्के से याद दिलाया, बबीता मेरी दोस्त है। उसकी बात सुनकर नितिन की आंखों में हैरानी की एक झलक आई। फिर उसने जल्दी से सिर हिलाया और पूछा, रुद्र, तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र ने लापरवाही से कहा, बबीता अभी कुछ मुश्किल का सामना कर रही है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वो पसंद नहीं करती, वो उसे परेशान कर रहा है। तुम्हारा लोधी परिवार के साथ सहयोग करना ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले उसकी समस्या सुलझानी होगी। क्या तुम मेरा मतलब समझे? रुद्र की बात सुनकर नितिन एक पल के लिए हिचका, फिर जल्दी से सिर हिलाया और कहा, रुद्र, निश्चिंत रहो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा। फिर उसने बात जारी रखी, जब तुम्हारे पास समय हो तो मुंबई जाना और निहाल से मिलना ताकि अपने परिवार के लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सको। नितिन ने जल्दी से कहा, रुद्र, मैं ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं? पिछली बार तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई। रुद्र ने नितिन के कंधे पर थपथपाया और कहा, हम दोस्त हैं, कुछ चीजों में इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकलता हूं। नितिन ने तुरंत हाँ कर दी और फिर रुद्र को हॉल से बाहर छोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जब नितिन और जानवी रुद्र को हॉल से बाहर छोड़कर आए तो सब लोग हक्के बक्के रह गए। वे अपने चेहरों पर सदमे के साथ जमीन पर जमे रहे। हालांकि रुद्र और नितिन ने अभी बहुत जोर से बात नहीं की थी, लेकिन वहां मौजूद सबने उसे साफ साफ सुना था। इस पल सबने महसूस किया कि उसकी पहचान शायद उतनी सरल नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। नितिन और जानवी ने रुद्र को होटल से बाहर तक छोड़ने के बाद वे लॉबी में वापस आ गए। इस बीच महेश तेजी से नितिन के पास गया और बेचैनी से पूछा, मिस्टर मौर्य, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? नितिन ने शांति से जवाब दिया, मैं उसे न सिर्फ जानता हूं, बल्कि रुद्र हमारे मौर्य परिवार का उद्धारकर्ता भी है। फिर उसने सिर घुमाया, महेश पर एक नजर डाली और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा तो नहीं है ना? महेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से सिर हिलाया, नहीं नहीं। नितिन ने धीमी आवाज में उसे चेतावनी दी, ये अच्छा है, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। रुद्र जैसे व्यक्ति को नाराज न करना ही बेहतर है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम उलझ सको। नितिन की बात सुनकर महेश 2 सेकंड के लिए हिचका और घबराकर पूछा, मिस्टर मौर्य, आखिर ये रुद्र कौन है? नितिन ने महेश को शांत होकर देखा, फिर केवल उन्हीं को सुनाई देने वाली आवाज में रुद्र की पहचान फुसफुसाई। रुद्र की असली पहचान जानने के बाद महेश अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखों में न केवल सदमा था, बल्कि और भी ज्यादा सदमा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी भावनाओं को कैसे बयान करे। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसने अनजाने में ऐसे एक प्रमुख व्यक्ति को नाराज कर दिया था। उसके माथे पर तुरंत पसीने की बूंदें आ गई और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर उलझन का भाव था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शुरुआत में सबको लगा था कि रुद्र आज लॉबी से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने आत्मविश्वास से चला जाएगा। देवांश सूजे हुए चेहरे के साथ चुपचाप खड़ा रहा। वो मूर्ख नहीं था,
और वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रुद्र की पहचान उतनी सरल नहीं थी जितनी चंदन ने बताई थी। अगर रुद्र महज एक साधारण व्यक्ति होता तो वो नितिन जैसे व्यक्ति को कैसे जान सकता था। नितिन ने फिर से आवाज दी। महेश से पूछा, मिस्टर मौर्य, मैंने सुना है कि हाल ही में कोई मिस बबीता को परेशान कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। नितिन का सवाल सुनकर महेश एक पल के लिए हिचका, फिर जल्दी से बबीता की जगह पर देखा और धीमी आवाज में पूछा, बबीता, क्या हाल ही में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? बबीता एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बिना सोचे समझे उसने सीधे चंदन की तरफ इशारा किया और जोर से कहा, चंदन ही मुझे हर वक्त परेशान कर रहा है। बबीता, तुम। चंदन ने अचानक ऊपर बबीता को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा भरा था। हालांकि बबीता अपने दिल में बहुत साफ थी कि ये सब चंदन की वजह से हुआ है। अगर उसने रुद्र को फंसाने की साजिश न रची होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। इसलिए इस समय वो उसके प्रति एक गहरी नफरत महसूस कर रही थी। समझ गया। नितिन ने बबीता को देखा और धीरे से सिर हिलाया, फिर महेश की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर महेश, मैं आपके परिवार के साथ सहयोग करने के लिए आपके द्वारा प्रस्तावित परियोजना से सहमत हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? महेश ने तुरंत पूछा। अभी रुद्र ने मुझे खास तौर पर कहा कि कोई मिस बबीता को परेशान कर रहा है, और चूंकि रुद्र और मिस बबीता दोस्त है, मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ये व्यक्ति अब उन्हें तंग नहीं करेगा, अन्यथा हम आपके परिवार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। नितिन ने बेपरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर चंदन दंग रह गया। जहां खड़ा था, अवाक था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। चंदन ने कभी नहीं सोचा था कि नितिन रुद्र की बात इतनी आसानी से मान लेगा। यह साबित करने के लिए काफी था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। मिस्टर नितिन, बबीता और चंदन दोस्त हैं और मेरे पिता भी उसे बहुत पसंद करते हैं। महेश ने बात शुरू करने की कोशिश की। आपके पिता का इस व्यक्ति को पसंद करना और मिस बबीता का इस व्यक्ति को पसंद करना, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं लगता। नितिन ने महेश की बात को सीधे काट दिया, फिर बबीता की ओर देखा और पूछा, मिस बबीता, मैं अब आपके विचार जानना चाहता हूं। मेरा कोई विचार नहीं है, मैं बस इस व्यक्ति को अब और देखना नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती कि ये व्यक्ति मुझे आगे परेशान करे। बबीता लंबे समय से चंदन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और अभी अभी की घटना के कारण वो थोड़ी गुस्से में थी, इसलिए उसने बिना किसी रहम के बोल दिया, मैं समझ गया। नितिन ने धीरे से सिर हिलाया, फिर महेश की तरफ मुड़कर कहा, मेरा मतलब अभी साफ था। जब तक लोधी फैमिली इस व्यक्ति को मिस बबीता को परेशान करने से रोक सकती है, तब तक मौर्य फैमिली आपके परिवार के साथ सहयोग जारी रख सकती है। महेश ने नितिन को देखा, उसकी आंखों में दुविधा थी। नितिन की बात सुनकर चंदन का चेहरा और भी ज्यादा घबराया हुआ हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अब महेश के सिर हिलाते ही उसके और बबीता के बीच कोई संभावना नहीं बचेगी, और बंगाल में उसके पास जो कुछ भी था वो सब चला जाएगा। आखिरकार इतने लंबे समय से उसे हमेशा लोधी फैमिली के संभावित दामाद के तौर पर देखा जाता रहा था, इसलिए वह जहां भी जाता था कोई न कोई उसे इज्जत देता था। लेकिन एक बार जब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा तो वो बस एक आम अमीरजादा रह जाएगा। मिस्टर नितिन, क्या आप मुझे अपने पिता से इस पर चर्चा करने देंगे? थोड़ा सोचने के बाद महेश ने धीमी आवाज में नितिन से पूछा, मुझे जवाब आज ही चाहिए, क्योंकि मैं कल सुबह हवाई जहाज से जा रहा हूं। आप अभी अपने पिता को फोन कर सकते हैं, नितिन ने हल्के से कहा। चंदन ने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की और नितिन से फुसफुसाकर कहा, मिस्टर नितिन, क्या हमारे बीच कोई विवाद है? आपके और मेरे बीच कैसा विवाद हो सकता है? नितिन ने चंदन की तरफ देखा भी नहीं, उसकी आवाज बहुत शांत थी। चंदन ने नितिन को देखा, उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। महेश भी जानता था कि नितिन इस समय मजाक नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर नितिन, कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी अपने पिता को फोन करता हूं। ठीक है, जाइए। नितिन ने हल्का सा सिर हिलाया। महेश थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपना फोन लिया और हॉल से बाहर चला गया। चंदन अवाक होकर वहीं खड़ा रहा,
उसका चेहरा बहुत तनाव में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें आखिरकार इस तरह से बदल जाएंगी। वो मूर्ख नहीं था। इसके विपरीत बबीता के दादाजी का स्नेह जीतने की उसकी क्षमता इसी वजह से थी कि वह एक समझदार इंसान था। इसलिए वो बता सकता था कि रुद्र और नितिन का रिश्ता यकीनन उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। अगर वे सिर्फ आम दोस्त होते तो नितिन के पास रुद्र की बात इतनी आज्ञाकारी तरीके से मानने का कोई कारण नहीं था। इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि शायद रुद्र बिल्कुल भी कोई आम आदमी नहीं था। इसके विपरीत रुद्र के पास शायद एक अकल्पनीय शक्ति थी। और देवांश, जिसने पहले चंदन की मदद रुद्र से निपटने के लिए की थी, वो भी इस समय पूरी तरह से हक्का बक्का था। आखिरकार देवांश ने चंदन की मदद करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उसे यकीन था कि चंदन भविष्य में लोधी फैमिली का दामाद बन सकता है। लेकिन अब अगर चंदन को बबीता के करीब भी नहीं जाने दिया गया तो वह कुछ भी नहीं रहेगा। और इससे भी ज्यादा खौफनाक ये था कि देवांश ने रुद्र को नाराज कर दिया था, जिसका नितिन के साथ असाधारण रिश्ता था, और इसका उसके कुलकर्णी फैमिली पर भी काफी असर पड़ सकता था। इसलिए इस समय उसे बहुत गहरा पछतावा हो रहा था। उसके विचारों में अब वो तमाचा नहीं था जो रुद्र ने इतने सारे लोगों के सामने उसे मारा था, बल्कि ये था कि वह आने वाली स्थिति से कैसे निपटे जब हर कोई इन मुद्दों पर विचार कर रहा था। बबीता के चाचा महेश ने आखिरकार फोन पर बात खत्म की और जल्दी से नितिन के पास आए। मिस्टर नितिन, मैंने अभी अभी अपने पिता से फोन पर बात की है। मेरे पिता भी आपकी मांग से सहमत है। हम चंदन को अब बबीता को परेशान नहीं करने देंगे। क्या मौर्य फैमिली के साथ हमारा सहयोग जारी रह सकता है? महेश ने धीरे से नितिन से कहा। महेश की बात सुनकर नितिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और हल्के से कहा, समझौता कल मेरे पास ले आना। ठीक है, महेश ने उत्साह से सिर हिलाया। आखिरकार मौर्य फैमिली के साथ ये परियोजना उनके परिवार के लिए बहुत जरूरी थी। एक बार सहयोग सफल हो गया तो इससे उनके परिवार को जो फायदा होगा वह चंदन जैसे छोटे से व्यक्ति से कहीं ज्यादा होगा। बबीता के दादाजी की आज तक की सफलता ये साबित करने के लिए काफी थी कि वह एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसलिए वह अच्छी तरह जानते थे कि इस मामले में सही चुनाव कैसे करना है। बबीता अवाक होकर वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें सदमे से भरी थी और कुछ नहीं था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ शब्दों से रुद्र ने उसके लिए इतनी बड़ी परेशानी हल कर दी थी। इस समय वो अपने दिल में रुद्र की असली पहचान के बारे में भी अटकलें लगा रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि रुद्र यकीनन उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था, अन्यथा नितिन उसके प्रति इतना आज्ञाकारी नहीं होता। चंदन इस नतीजे को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर अविश्वसनीयता का भाव था। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब जाऊंगा, नितिन ने महेश से हल्के से कहा। फिर उसने जानवी का हाथ पकड़ा और हॉल की ओर चल दिया। मिस्टर नितिन, मुझे आपको छोड़कर आने दीजिए। जैसे ही महेश ने नितिन को जाते देखा, उन्होंने जल्दी से आवाज दी और खुद पहल करके उन्हें हॉल से बाहर छोड़ने चले गए। चंदन की आंखों में निराशा भरी थी जब उसने नितिन को जाते देखा। उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसने अपनी आंखों के सामने देखा वो सच था। कुछ ही मिनटों बाद महेश अकेले हॉल में वापस लौटे। जब चंदन ने महेश को देखा तो वह तेजी से उनके पास गया और उत्साह में चिल्लाया, अंकल महेश, आप सचमुच मेरे और बबीता के बीच की सगाई, एंगेजमेंट तोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? सगाई। इस पल चंदन का सामना कर रहे महेश बिल्कुल एक अलग व्यक्ति लग रहे थे। तिरस्कार से हंसते हुए बोले, चंदन, तुम में इतना साहस है कि ऐसी बात कह सको? तुम्हारी और बबीता की सगाई कब हुई? अंकल महेश, क्या आप मुझसे मजाक करना बंद कर सकते हैं? दादाजी लोधी ने कहा था। चंदन कुछ घबराया हुआ लग रहा था और समझाना चाहता था। मेरे पिता ने क्या कहा था? महेश ने सीधे उसकी बात काट दी और आगे कहा, मेरे पिता ने जरूर कहा था कि वो तुम्हें बबीता को पटाने, परस्यू का मौका दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सगाई करने के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं, चंदन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। नहीं क्या? मेरे पिता ने तुम्हें इतना समय दिया, फिर भी तुमने बिल्कुल भी प्रहती नहीं की।
मैं साफ साफ देख सकता हूं कि बबीता के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे और बबीता के बीच कोई भविष्य नहीं होगा, इसलिए उसे और परेशान मत करो। महेश ने ठंडे लहजे में कहा। अंकल महेश, क्या आप मुझसे मजाक करना बंद कर सकते हैं? मैं सचमुच उससे प्यार करता हूं। चंदन ने अत्यधिक गुस्से में चिल्लाया। मैंने तुम्हारे साथ कब मजाक किया? महेश ने ठंडी सांस ली, फिर वहां मौजूद सभी से चिल्लाकर कहा, आज से चंदन का लोधी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। चंदन जो कुछ भी करता है उसका हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है। जब सबने उनकी बातें सुनी तो सभी हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि सभी ने सोचा था कि आज की ये घटना रुद्र और देवांश के बीच का झगड़ा है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अंत में नितिन के आने से चंदन सबसे बड़ा शिकार बन गया। देवांश को रुद्र से कई थप्पड़ पड़े, लेकिन चंदन को जो नुकसान हुआ उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। आखिरकार एक बार चंदन ने लोधी फैमिली का संरक्षण, प्रोटेक्शन खो दिया तो वो सिर्फ एक सामान्य अमीर दूसरी पीढ़ी, रिच सेकंड जनरेशन बनकर रह जाएगा, देवांश से भी कमतर। अगर आज की घटना ऐसी थी जैसे चंदन को एक अथाह गड्ढे में धकेल दिया गया हो जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस पल उसे एहसास हुआ कि उसने जिस व्यक्ति को परेशान किया था वो कितना भयानक था। महर अवाक खड़ी थी, उसके चेहरे पर आश्चर्य भरा था। इस पल उसे आखिरकार समझ आया कि उसके सहपाठी रुद्र की ताकत कितनी भयानक थी। रुद्र ने पहले जो कुछ भी किया वो सिर्फ पल भर का आवेग नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे खुद पर पर्याप्त भरोसा था। चंदन इस तरह सब कुछ खोने को तैयार नहीं था, इसलिए वह जल्दी से बबीता के पास दौड़कर गया और उत्साह में चिल्लाया, बबीता, हालात बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रही हो। क्या तुम मेरे पक्ष में कुछ बोल सकती हो? चंदन, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि रुद्र से दूर रहो, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। अब जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी अपनी गलती है और मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, बबीता ने ठंडे लहजे में कहा और फिर मुड़कर चली गई। और दूसरी तरफ लोधी फैमिली के होटल से निकलने के बाद रुद्र ने आगे क्या होगा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसने चीजों को पर्याप्त स्पष्टता से समझा दिया था और नितिन खुद एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। इसलिए नितिन को अगले कदम को कैसे संभालना है यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसे नितिन का फोन आ गया। रुद्र, तुमने मुझे जो काम सौंपा था मैंने वो पूरा कर दिया है। चंदन को भविष्य में बबीता को परेशान नहीं करना चाहिए, नितिन ने धीरे से कहा। अच्छा, तुमने मेरा एक काम कर दिया, रुद्र ने सामान्य तरीके से जवाब दिया। ये सब तुच्छ बातें हैं जो आपने मेरे परिवार की मदद की है, उसके मुकाबले में ये सिर्फ समुद्र में एक बूंद है, नितिन ने जल्दी से कहा। इतना हल्ला मत मचाओ, हम दोस्त हैं, इतना औपचारिक पलाइट होने की जरूरत नहीं है। उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को किसी और को देने के बजाय उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना बेहतर है जिस पर मुझे भरोसा हो, रुद्र ने सीधे कहा। नितिन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से कहा, रुद्र, धन्यवाद, तुम बहुत औपचारिक हो रहे हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तुरंत फोन काट दिया। वो वास्तव में ज्यादा अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्तियों को नहीं जानता था और उनमें से अधिकांश के साथ उसका विवाद था। नितिन पहला अमीर दूसरी पीढ़ी का दोस्त था जिसे उसने बनाया था और उसने सोचा कि नितिन वास्तव में अच्छा इंसान है, इसलिए जब तक वह मदद कर सकता था वो निश्चित रूप से इनकार नहीं करता। नितिन भी अपने दिल में जानता था कि रुद्र ने भले ही सहयोग की बात की हो, पर एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन का स्तर उनके नितिन की फैमिली से पूरी तरह से अलग था। दोनों पक्षों के बीच का सहयोग बस एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन द्वारा नितिन की फैमिली की सहायता करना था। वह ये बात किसी और से बेहतर समझता था, इसलिए उसने चुपके से रुद्र के इस एहसान को अपने दिल में रख लिया। फोन काटने के बाद रुद्र अकेले घर लौट आया, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि ईशा वहां नहीं थी। वो ईशा के संपर्क में काफी समय से था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी दरअसल काफी नीरस थी। वह आमतौर पर दिन में कॉलेज जाती थी और फिर रात में सोफे पर बैठकर टीवी देखती थी।
उसके कोई दोस्त नहीं थे और वह शायद ही कभी बाहर जाती थी। लेकिन अब शाम के 8 बजे से ज्यादा हो चुके थे। रुद्र को अजीब लगा कि ईशा घर पर नहीं थी और वह सोचने लगा कि क्या वो पहले ही कहीं और चली गई है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज आई। वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर जल्दी से दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया।